हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर एनसीईआरटी एकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत आप का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास सिक्स के सीरीज में विविधता को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो चलिए हम ये चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम पार्ट 1 में हमने ये समीर वाली कहानी पढ़ ली थी और ये भी पढ़ लिया था। हम अभी इस वीडियो में भारत में विविधता यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग होता है। अब इसमें ये कहा गया है कि जैसे हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन बोलते किस लिए हैं? अपनी बातों को समझाने के लिए, दूसरी बातों को समझने के लिए। हम करते अलग अलग चीज़ है, लेकिन हमारे करने का मकसद एक ही होता है। हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, हम लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन त्यौहार मनाने का मकसद क्या होता है? अपनी खुशियों को बांटना। हमारे करने का तरीका अलग होता है, लेकिन मकसद एक ही होता है। हम विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। और पालन करने का अर्थ क्या होता है? कायदे में रहना, कानून में रहना और किसी को कष्ट ना पहुंचाना। सभी धर्म हमें यही शिक्षा देता है। अब यहाँ पे लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं और बस हमारे करने का तरीका अलग है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक दिया गया है, हम विविधता को कैसे समझे। अब यहाँ पे देखते हैं, करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते थे या पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता है, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। एक मिनट, सॉरी मैं एयरप्लेन मोड पे डालना भूल गया था। तो अभी हम लोग कहाँ थे? इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते हैं। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वह नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए नए और पुराने मिश्रण होते रहे। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, मिश्रित संस्कृति क्या होती है? तो मिश्रित संस्कृति का हम जवाब दे सकते हैं कि लोग यात्रा करते थे और एक जगह से दूसरे जगह जाकर बस जाते थे। वहाँ थोड़ा अपने तरह अपना खाना पीना खाते थे और दूसरे का भी, या फिर वहाँ दूसरे लोगों का भी भोजन, तौर तरीका ये सब अपनाते थे और अपना संस्कृति अपनाते थे और दूसरे की संस्कृति में भी थोड़ा बहुत अपनाते थे। तो इसी को मिश्रित संस्कृति कहा जाता है। जैसे ये हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेज़ों के त्यौहार थे, ये हम लोग भारत में भी मनाते हैं। तो इसे मिश्रित संस्कृति कहा जाएगा।
तो यही चीज़ इसमें दी गई है, मिली जुली संस्कृति उभरती। अब यहाँ पे अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, ये वाला जो आपका क्वेश्चन दे रहा है ये पूरा इतिहास से है, तो आप इतिहास को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगा, इसलिए आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ की जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोग के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क है, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। अब जो आदमी पहाड़ों में रहता है उसको कैसे कपड़े होंगे, उनके कपड़े मोटे मोटे होंगे या फिर ऊन के बने कपड़े पहनेंगे वो, क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ पे रहेगा, रेगिस्तानों में रहेगा वो ऐसे वो भी जैकेट पहनेगा, क्योंकि रेगिस्तान में गर्म हवा चलती है। यहाँ पे मतलब हम लोग जैसे जैसे मौसम बदलते हैं हमारे रहने का तरीका बदल जाता है। जैसे गर्मियों में हम हाफ कपड़े पहनते हैं, मतलब वैसे ही इसमें बताया गया है। अब यहाँ पे है अगला, ना केवल वहाँ के लोग के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। अब पहाड़ों में कोई खेती कैसे करेगा, वही चीज़ इसमें बताया गया कि हम अलग अलग जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे हमारा कामों में भी अंतर देखा जाता है। अब जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे उन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। लद्दाख कहाँ पे पड़ जाता है, हमारा उत्तर की तरफ पड़ जाता है। और केरल कहाँ पड़ जाता है, केरल हमारा समुद्री हिस्से में पड़ जाता है। तो वही चीज़ में दिया गया है। अब यहाँ पे बताया गया लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। पीने के लिए पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ें, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। अब ये सब चीज़ क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खेती संभव नहीं है या फिर बहुत ही विरल खेती होती है, मतलब बहुत ही मुश्किल है वहाँ पे खेती करना। क्योंकि वहाँ पे खेती कैसे होगी जब वहाँ पे पूरे साल वो इलाका किससे ढका ही रहता है, क्या कहते हैं, बर्फ़ से ही ढका रहता है, तो वहाँ खेती तो हो नहीं सकती। अब यहाँ के लोग दूध और से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास एवं मांस खाते हैं।
हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। अब यहाँ पे बताया गया कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित क्यों हुए, भले ही इतना विरल है रेगिस्तान है। रेगिस्तान से आप क्या समझते हैं? रेगिस्तान जरूरी है कि रेगिस्तान का मतलब यही होगा कि चारों तरफ रेत ही रेत होगी? ऐसा नहीं होता। रेगिस्तान का वो भी इलाके होते हैं जो बहुत ठंडे होते हैं, जैसे लद्दाख को भी हम रेगिस्तान कह सकते हैं, इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं। हम राजस्थान में भी बहुत से डेजर्ट और रेगिस्तान पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट हो गया, ये सब राजस्थान में सहारा डेजर्ट हो गया, और हमारा लद्दाख भी एक डेजर्ट हो गया। यही सब चीज़ें, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। अब यहाँ पे लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िला अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध धर्म तिब्बत कैसे पहुंचा? तो बौद्ध धर्म तिब्बत लद्दाख के रास्ते से पहुंचा। लद्दाख को क्या कहा जाता है? लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला है केरल। अब केरल क्या है? भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि केरल व्यापारियों के लिए आकर्षित क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। केरल कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। अब अगला पैराग्राफ है, जब सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए, ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। अब ईसा मसीह के धर्मदूत कौन थे? संत थॉमस लगभग कब आए थे? यहाँ पे 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब में कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। केरल में कहाँ से व्यापारी आकर बसे? ज़्यादातर अरब से। यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। तो एक मिनट। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप में से भारत तक एक समुद्री रास्ता जाना। वास्को डी गामा, भारत तक पहुँचने के समुद्री रास्ता की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने में। तो यहाँ पे इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अब विभिन्न धर्मों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे 2000 साल पहले ईसा मसीह के संत थॉमस यहाँ पर आए थे, और यहाँ पे मुसलमान धर्म का भी प्रचार बहुत हुआ, और यहाँ पे इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सभी धर्म को ज़्यादा माना जाता है। अब चीन के व्यापारी भी केरल आए।
अब चीन के भी व्यापारी केरल आए, देख लीजिए यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीन जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि किसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे है चीन के व्यापारी। यहाँ जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, वो से चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं केरल में याद रखिए, केरल में तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। यहाँ पे अगला हमारा पेज है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भौगोलिक प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विविधता में एकता। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। अब भारत की ताकत का स्रोत किसे माना जाता है, तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लिए लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता हो रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। ये हमारा कहता है विविधता में एकता। अब यहाँ पर हमारा एक आखिरी पेज में एक गीत दिया गया है। दिन खून के हमारे प्यार न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जान। दिन खून के हमारे। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दमन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे भूल न जाना।
कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे, ए बहा के जाना दिन खून के हमारे, भूल न जाना। ये कविता दी गई है इसमें, तो आप चाहे तो इसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आखिरी इसमें है, 1 मिनट, हाँ आखिरी ही पेज है। तो इसमें यह गीत अमृतसर के हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों के ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारत की खोज, अब इसको आप कक्षा 8 में पढ़ेंगे। खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्त है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आप कर लीजिए। अब इसमें अगला है अभ्यास। अब इस अभ्यास को हम अगले वीडियो में करेंगे। आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो लाए तो आप तक वो पहुँचे सबसे पहले। तो अभी क्या करेंगे अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद थोड़ी सी भी आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।